Hello everyone, this is Dhiren Gupta and you are watching me and your channel Genius Coaching and Guidance Center. तो आज मैं आप सबको फिजिक्स के क्लास 4th डे का क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो आज फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब अवतल और उत्तल दर्पण में बताएंगे, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों मिरर में इमेज बनाना है विभिन्न दूरियों पर। जैसे अनंत पर स्थित वस्तु का कैसा प्रतिबिंब होगा, अनंत से जो दर्पण के पास आते जाएगा तो प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन होता है, प्रतिबिंब के आकार में क्या परिवर्तन होता है, इसको जानना है आज, ठीक है। साथ में दर्पण के उपयोग को भी जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले दर्पण के उपयोग को बता देते हैं, फिर उसके बाद दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का कार्य करेंगे। तो दर्पण का उपयोग पहले तो हो गया समतल दर्पण। दर्पण फिर से बता देते, पिछले क्लास में बता चुके हैं कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यानी स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अब मिरर अर्थात आईने की बात कर रहे हैं, तो उसमें अवतल दर्पण का क्या इस्तेमाल होता है, किस किस कार्य में करते हैं हम लोग दैनिक जीवन में, और उत्तल दर्पण का किस कार्य में इस्तेमाल करते हैं। तो समतल दर्पण में तो सीधी बात जान लेते हैं, सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, तो जहां पर इसकी आवश्यकता होती है वहां कर लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग जानते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। हजामत लोग यानी नाई लोग जब शेविंग करते हैं या किसी पार्लर में किसी वस्तु का यानी व्यक्ति के चेहरे का इमेज यदि बड़ा करके देखना पड़ता है, देखने की आवश्यकता हो, तो वहां पर अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए उसको कहते हैं हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरी बात जानते हैं अवतल दर्पण का अन्य क्या उपयोग है। तो अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है। टॉर्च जो होता है, जो प्राय आजकल तो अच्छी क्वालिटी के टॉर्च लेंगे तो उसके पीछे तो एक दर्पण लगा होता है, नहीं तो दर्पण बना दिया जाता है पॉलिश करके, ठीक है। तो ये जो हेडलाइट और सर्च लाइट की बात करते हैं, इसमें दर्पण लगाने से क्या होता है, पूर्ण रूप से प्रकाश आगे की ओर अधिक मात्रा में मिल जाया करता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग दूसरा क्या उपयोग बताएं, हेडलाइट में किया जाता है, गाड़ियों के हेडलाइट में, और सर्च लाइट में किया जाता है। तीसरा उपयोग जानना है अवतल दर्पण का। तीसरा उपयोग अवतल दर्पण का है कि जब डॉक्टर लोग पेशेंट के आंख, कान, नाक, दांत इत्यादि मुंह के अंदर के भागों को देखने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर भी डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग कर लेते हैं। इससे क्या होता है, वो जहां संकीर्ण स्थान जो होते हैं वहां के इमेज को अच्छी तरह से वो देख लेते हैं उस दर्पण की सहायता से, बड़े आकार में। तो बड़े आकार में प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, और डॉक्टर लोग आंख, कान रोगियों के देखने में करते हैं, ठीक है। यह है अवतल दर्पण के उपयोग बताएं। और भी अवतल दर्पण के उपयोग होते हैं, जैसे में यदि सोलर कुकर की बात करें, सौर भट्टी की बात करें, उसमें भी अवतल दर्पण लगाया जाता है प्रकाश किरणों को एक जगह पर जमा करने के लिए, अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करने के लिए। ये थे अवतल दर्पण के उपयोग। अब बताते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बनता है हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब, अर्थात आभासी प्रतिबिंब। तो जब आभासी प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का या व्यक्ति का छोटा आकार में, तो छोटे आकार में जहां देखने की आवश्यकता होती वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है गाड़ियों, मोटर गाड़ियों के ये साइड मिरर के रूप में, जो चालक के बगल में होता है, बस ट्रक इत्यादि के चालक ड्राइवर के राइट साइड में एक मिरर होता है जिसे ड्राइवर
साइड मिरर उसको कहते हैं, और वो पीछे से आने वाले गाड़ियों को उस मिरर में देखते हैं। तो पीछे से आने वाली गाड़ियां जो दिखाई देती है, दूर दूर तक की गाड़ियां दिखाई देती है, ठीक है। इसलिए इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है, एक ही छोटे से मिरर में 10-20 गाड़ियां जो पीछे लगी हुई है, आ रही है, उनको देख लेते हैं और अच्छी तरह से चालक उन्हें पास दे देते हैं, साइड दे देते हैं। तो परिवहन में सुविधा के लिए गाड़ियों के चालक के साइड मिरर के रूप में किया जाता है इस्तेमाल। साइड मिरर में इस्तेमाल किया जाता है। बाइक वगैरह में भी साइड मिरर में इसी दर्पण का इस्तेमाल होता है। यानी जब जहां अधिक मात्रा में यानी छोटा प्रतिबिंब बनाना हो और सीधा प्रतिबिंब बनाना हो, तो वहां पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ियों के साइड मिरर में किया जाता है, ठीक है। अब जानते हैं जो सवाल पहले के ये थे कि आज बताना है विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब। पहले बताएंगे कॉनकेव मिरर में, फिर बताएंगे कॉन्वेक्स मिरर में। तो चलते हैं कॉनकेव मिरर में प्रतिबिंब बनाने का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेना है स्फेरिकल मिरर है, ये पहला टाइप है स्फेरिकल मिरर, इसी में कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में सबसे पहला प्रकार जान लेना है, वो है नंबर ए। नंबर ए में लेते हैं गोलीय दर्पण के पहला प्रकार में, और ये आ जाएंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर अर्थात अवतल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब का निर्धारण। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब का निर्धारण। वस्तुओं के प्रतिबिंब का निर्धारण। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने बनाना हो, तो उसके लिए दो रेखाएं वस्तु से लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं। अभी ये पहला जो बनाएंगे इमेज है, हम अवतल दर्पण में बहुत दूर यानी अर्थात अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया P बिंदु, पोल हो गया ध्रुव, और ये जो वक्रता जिस वृत्त का अंश है उसका जो केंद्र बन रहा है, वक्रता केंद्र हो गया C, दोनों के बीच में होते हैं F। अब इसमें अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करेंगे, दो रेखाएं ले रहे हैं, दोनों के दोनों रेखाएं समांतर आएगी, और समांतर रेखाएं आने के बाद लगभग एक स्थान पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वो है F पर। F पर आकर मिल जाती है, बहुत ही छोटा नाम मात्र का प्रतिबिंब बनता है। जहां पर क्रॉस हो रहा है उसी बिंदु पर, यहां लेते हैं अनंत पर कोई वस्तु है, या सूर्य मान लेते हैं, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें हैं। तो अनंत पर वस्तु है, अनंत पर वस्तु, अनंत पर बहुत दूर है, ठीक है।
वहां से आने वाली वस्तु की प्रकाश किरणें समांतर किरणें होती है, फोकस यानी एफ पर आकर प्रतिबिंब बना रही है। तो प्रतिबिंब के निर्धारण के बारे में लिखेंगे। अब कैसा प्रतिबिंब बनता है जरा उसको देखेंगे। तो अनंत पर अवतल दर्पण के सामने, पहले जान लेना, अवतल दर्पण के सामने, अनंत पर। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कहां बनता है और कैसा बनता है, इसको पॉइंट बाय लिख रहे हैं। प्रतिबिंब के बाद डैश कर दें, इसके बाद ये बातों को अटैच करके पढ़ेंगे। प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस अर्थात एफ पर बनता है। और प्रतिबिंब यहां से आगे इसको भी पढ़ेंगे। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा वास्तविक, ठीक है, बहुत छोटा वास्तविक बनता है। वस्तु से बहुत छोटा और वास्तविक बनता है। अब तीसरी बात एक ये भी जानना है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। दर्पण के सामने बनता है। तो ये मुख्य तीन बातों को याद रखना है। अवतल दर्पण में अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वस्तु से बहुत छोटा वास्तविक बनता है, वास्तविक अर्थात उल्टा, दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ठीक है, अब वस्तु को सेकेंड नंबर में रखना है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो फिर वैसे ही अवतल दर्पण बना लेना है एक, पी, सी और एफ, ये तीनों पॉइंट को दर्शा देंगे। पी ध्रुव हो गया, ये सी हो गया, और दोनों के सेंटर में एफ हो जाएगा। अब वस्तु को पहले अनंत में रखे थे नंबर 1 में, सेकेंड में अब वस्तु को धीरे धीरे दर्पण के पास लाते हैं। अब यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखते हैं। ये वस्तु को रख दिए। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब वस्तु का कभी भी बनाना हो तो उसके लिए दो रेखा लेते हैं, वस्तु का नाम दे देते हैं ए बी। एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही है, परावर्तन के बाद एफ से गुजरेगी इस तरह से, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश किरण को लेंगे जो इससे ही वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण लिए, वक्रता केंद्र से होते हुए गुजर गई, ये कहां मिल रही है, सी और एफ के बीच में मिल गई है। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब का स्थान हो रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी और जाने का मार्ग यही होता है इसका, ठीक है। तो इस तरह से प्रतिबिंब का निर्धारण हो गया। अब इसके बारे में लिखते हैं। देख रहे हैं प्रतिबिंब के आकार को देखना है, यहां देखना है प्रतिबिंब का आकार, ये वस्तु का आकार है, ये प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब का आकार A1 B1 से सूचित कर देंगे। वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कितना बड़ा बना या छोटा देख के बता सकते हैं, छोटा बन रहा है। तो अब यहां लिखना है इसी बात को कि कहां पर वस्तु रखें और प्रतिबिंब कैसा बना। तो अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने सामने अनंत और वक्रता केंद्र
के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु का प्रतिबिंब। यदि प्रतिबिंब बना लेते हैं इस तरह से रेखा चित्र के द्वारा, तो उसके सभी बातों को, विशेषताओं को लिख सकते हैं इनको देख करके ही। पहला पॉइंट क्या लिखे थे उसमें, प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसमें था वास्तविक बनता है प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु से बहुत छोटा बना था। इसमें भी प्रतिबिंब देखते हैं, ए है ऊपर, ए आ गया नीचे, उल्टा बन रहा है ना, तो उल्टा प्रतिबिंब होता है वास्तविक। तो प्रतिबिंब वास्तविक, जिसको उल्टा भी कहते हैं, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच बनता है। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। तीसरी बातों को जान ले, प्रतिबिंब यहां भी दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है। हो गया। तो प्रतिबिंब के बारे में क्या पता चलता है, वास्तविक उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उसमें था बहुत छोटा, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, दर्पण के सामने बनता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। अब देखते हैं वस्तु को जब रखते हैं वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहां बनता है। फिर अवतल दर्पण बना लेना है और इसका प्रधान अक्ष की रचना कर देना है। इसमें भी ध्रुव, वक्रता केंद्र और फोकस को दर्शा देंगे। ठीक है, इतना कार्य हमेशा बनाना है, जब भी कोई भी प्रतिबिंब बनाना हो इतना आवश्यक होगा अवतल दर्पण में। आप वस्तु को अनंत पर रखे थे पहले, इसके पहले तीसरा पॉइंट है ये, तीसरा में आप वस्तु को धीरे धीरे और पास लाके वक्रता केंद्र पर रख देते हैं। तो ये रहा वस्तु वक्रता केंद्र पर ए बी, वस्तु का नाम है ए बी। अब इससे आने वाली प्रकाश किरणें एक मुख्य अक्ष के समांतर देंगे और इसको परावर्तन के बाद ऐप से गुजार देंगे। हो गया। अब दूसरी किरण के बारे में बता चुके हैं कि दूसरी किरण जो है वस्तु के ए से ही निकलने के बाद सी से होकर गुजरती है। अब जगह देखना है सी कहाँ है, ये वस्तु स्वयं सी पर ही है, फिर भी तो हमको सी से गुजारने की आवश्यकता है। तो सी से गुजारने के लिए यहां से वस्तु को से किरण जाएगा, इस तरह से किरण आलेख खींचेंगे, सी से गुजर रही है। तो यहां हो गया सी से, और ये रहा सी बिंदु, और वस्तु का प्रतिबिंब भी यहीं पर बन रहा है। तो ये रहा A1 B1। तो प्रतिबिंब के बारे में बताना है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है। तो यहां पर क्लियर कर देंगे। दूसरी किरण आलेख यही है, किरण भी इसी से गुजरती है और प्रतिबिंब भी यही बन रहा है। तो अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र अर्थात सी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब
C पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है उसके बारे में जानते हैं। तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर। हमेशा याद रखना है एक बात को कि वस्तु के अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है? तो वक्रता केंद्र पर। वस्तु के बराबर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखना पड़ता है। अब दूसरी बात जानना है, प्रतिबिंब का स्थान बता देते हैं। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, जहां पर वस्तु है वहीं पर। वक्रता केंद्र अर्थात C पर बनता है। यहां भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने ही बन रहा है। दर्पण के सामने बनता है। जब तक वास्तविक बनेगा दर्पण के सामने बनेगा। जब आभासी प्रतिबिंब बनता है P और F के बीच, अभी आगे बताएंगे, तो दर्पण के पीछे बनेगा, नहीं तो सामने ही बनेगा अभी। ठीक है, ये था तीसरा नंबर का चित्र, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब। अब वस्तु को और आगे करते हैं और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे आप। तो अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसका निर्धारण करेंगे आप। यहां भी C आपको दर्शा देंगे। वस्तु को रखना है इसमें, पहले इसके पहले थर्ड नंबर में लिखे थे C पर रखे थे वस्तु को, अब C और F के बीच रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ये रहा वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। फिर वस्तु से प्रकाश किरण एक सीधी रेखा में आती है और ये दर्पण से पहुंचने के बाद, परावर्तन के बाद ऐप से गुजरेगी। ये ऐप से गुजर रही है इस तरह से। दूसरी किरण जो है C से मिलाते हैं। C से, तो C तो पीछे हो गया ना, इसलिए C से मिलाते हुए इस तरह से जाएंगे। दूसरी किरण C से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। जहां क्रॉस हो जाएगा बस वहीं से प्रतिबिंब के लिए अगला प्रधान अक्ष पर एक लंब डाल करके प्रतिबिंब बना देंगे। इस तरह से हो गया, ये रहा प्रतिबिंब। वस्तु था AB, प्रतिबिंब A1 B1 बना। और अब जानना है इसमें प्रतिबिंब के बारे में, ये जानना है कि प्रतिबिंब, तो जब वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच तो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र के बाहर। और प्रतिबिंब का आकार तो देख रहे हैं, ये है वस्तु AB, और ये देख लें प्रतिबिंब कितना उससे वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है ना, वस्तु से बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब। और A ऊपर था, A नीचे आ गया है। इससे क्या साबित होता है? प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो इसको लिख लेते हैं इस तरह से, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है उसके बारे में, प्रतिबिंब
वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। वस्तु को वैसे बिंब कहते हैं और ये हुआ प्रतिबिंब, इमेज को प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखें, कभी कभी वस्तु के जगह बिंब शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो सबका ऑब्जेक्ट से ही मतलब है वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। दूसरी बातें जान लें, प्रतिबिंब स्थान बताएंगे उसका, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, यानी सी के बीच बनता है, या इसको कह सकते हैं इसको ऐसा भी कह सकते हैं, वक्रता केंद्र से बाहर बनता है, बनता है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तीसरी पॉइंट को जानते हैं। तीसरी बात यह है कि यह भी तो दर्पण के सामने ही बन रहा है, दर्पण के प्रतिबिंब से यहां पढ़ेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। किसी भी पॉइंट को पढ़ना हो तो पहले ऊपर के हेडिंग को पढ़ेंगे, उसके बाद नंबर 1 के पॉइंट को, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, तो ये था वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु को रखते हैं आप फोकस पर, अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब देखेंगे कहां बनता है। फिर उसी तरह से अवतल दर्पण और प्रधान अक्ष की रचना करेंगे। ये हो गया P, सिरा, और ये बीच में F। वस्तु को F पर रख देते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए एक मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींचे, परावर्तन के बाद F से गुजार देंगे, दूसरी किरण आलेख खींचते हैं, C से होकर के जाती है और इसको आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे। तो आगे की ओर जब बढ़ाते हैं तो देखते हैं इस तरह से दोनों किरणें जो है एक दूसरे के समांतर जा रही है। यह है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण को फोकस से गुजार दिए परावर्तन के बाद। ये ए बी वस्तु रखे हैं, डी से आकर के परावर्तित हो रही है। और वस्तु और प्रतिबिंब के बारे में, तो प्रतिबिंब जहां क्रॉस होती है, जब दोनों रेखाएं, वहां प्रतिबिंब बनता है। तो यहां देख रहे हैं कि कहीं पर क्रॉस नहीं हो रही है, इसको यदि और आगे की ओर बढ़ाते जाते हैं तो भी पता चलता है कहीं मिलने की संभावना नहीं है। तो बहुत दूर में जाकर अनंत इसको कह सकते हैं, अनंत पर आकर प्रतिबिंब की रचना होती है और प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत दूर बन रहा है अनंत की ओर। तो इसके बारे में अब लिखेंगे। तो कहां पर वस्तु को रखे हैं, फोकस पर, लिखते हैं उसको, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के सामने फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, नंबर 1 में लिखेंगे वास्तविक, और जो वास्तविक होता है वो उल्टा भी होता है,
उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। इसके पहले केवल बड़ा लिखे थे, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट को जानते हैं। प्रतिबिंब का स्थान बताएंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। यहां किसके आगे पढ़ना है, हमेशा प्रतिबिंब के आगे लगा के पढ़ेंगे पॉइंट को। और तीसरी बात अभी भी यहां यह है कि दर्पण के सामने बन रहा है प्रतिबिंब, दर्पण के सामने बनता है, या कह सकते हैं वस्तु की ओर बनता है। अब और एक स्थितियां होगी, यानी दर्पण और फोकस के बीच, जिसको कहते हैं पी और एफ के बीच में वस्तु को रखकर प्रतिबिंब बनाएंगे अवतल दर्पण में। तो अब वस्तु को फोकस और दर्पण के बीच रखेंगे, नंबर 6। फिर अवतल दर्पण उसी तरह से बना लेंगे और उसके प्रधान अक्ष की रचना कर लेंगे। वस्तु को कहां रखना है इस बार? अब वस्तु को रखना है एफ और पी के बीच। अर्थात पी जो है दर्पण के मध्य में स्थित है, इसलिए कहते हैं दर्पण और फोकस के बीच वस्तु को रख देते हैं। ए भी इसका नाम दे देंगे। अब इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लाएंगे। परावर्तन के बाद ऐप से गुजरती है, ऐप से गुजारना है इसको भी। दूसरी किरण कहां से ले जाते हैं? वस्तु से, सी से गुजरती है दूसरी किरण, दूसरी किरण को लाते हैं सी से गुजारने के लिए, और ये रहा दूसरी किरण। आप देखते हैं इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। जब इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं तो देखते हैं इस तरह से, देख रहे हैं इसमें दूरी में बढ़ती हुई मालूम पड़ रही है, इधर फैल गई है दूरियां। तो जब आगे की ओर फैलती रहेगी तो क्या प्रतिच्छेद होने का संभावना है? जब समांतर में नहीं प्रतिच्छेद हो सकती तो ये तो दूरियां बढ़ रही है इधर पीछे आगे की ओर। तो अब क्या करना है, इसको पीछे की ओर काल्पनिक रेखा खींच के इसको पीछे की ओर लेके जाएंगे, काल्पनिक रेखा खींचेंगे और इसकी भी काल्पनिक रेखा खींचते हुए आगे पीछे की ओर जाएंगे। कल्पना की जा रही है ये, जब आगे की ओर नहीं मिल गई है तो पीछे की ओर ले जाने पर क्या मिलती है, ये कल्पना करते हैं। तो देखते हैं एक स्थान पर क्रॉस हो रही है और वहां से एक लंब डाल देते हैं। तो इस तरह से बनता है A1 और B1, ये है वस्तु का प्रतिबिंब। तो क्या देख रहे हैं इसमें, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे। ये रहा वस्तु AB का आकार देख रहे हैं और ये प्रतिबिंब का आकार देख ले। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा बन रहा है, तो इस बात को अब लिखना है। उससे पहले आपतित किरण सबका आलेख दिखा देते हैं। ये आने जाने का मार्ग एक ही है, काल्पनिक रेखाओं से पीछे बन रहा है। तो वस्तु कहां रखें? अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने फोकस और, फोकस अर्थात एफ, और दर्पण यानी पी के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब। तो पी और दर्पण, पी और एफ के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अब प्रतिबिंब जो बन रहा है, एक ही स्थितियां हैं ये,
प्रतिबिंब बनने की जो है काल्पनिक, और काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा बनता है। तो प्रतिबिंब बन रहा है काल्पनिक, जिसे आभासी भी कहते हैं। आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है, सीधा, और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, दूसरी बात जान लेना है, प्रतिबिंब का स्थान के बारे में बताते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। इसके पहले हम बता चुके थे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है किस काम में, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में। इसी गुण के कारण, सीधा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनने के कारण अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं डॉक्टर रोगियों के आंख का, नाक इत्यादि देखने में, इसी गुण के कारण। ठीक है, वस्तु का आभासी सीधा प्रतिबिंब बड़ा बनने के कारण इस दर्पण का इस्तेमाल होता है हजामती दर्पण के रूप में, और डॉक्टर भी इस्तेमाल इसका करते हैं पेशेंट सबके आंख का, नाक इत्यादि के परीक्षण में। ठीक है, इस प्रतिबिंब को, ऐसे जो प्रतिबिंब बनते हैं बड़ा प्रतिबिंब, इसको आवर्धित प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु का काल्पनिक आवर्धित प्रतिबिंब का निर्धारण करें यदि कहा जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए, तो यही प्रतिबिंब बनाना है, काल्पनिक आवर्धित अर्थात वस्तु से बड़ा। अब देखते हैं नंबर सेकेंड, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे होता है, कैसा बनता है, तो एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, थोड़ी सी आगे पीछे वस्तु को रखने से आकार में छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का निर्धारण करने से पहले एक उत्तल, केवल एक इमेज बनाना है उत्तल दर्पण में। अब उत्तल दर्पण है तो सी और एफ किधर हो जाएगा, दाईं ओर चला जाएगा। ये पहले दर्पण को बना लेते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उभरा हुआ परावर्तक सतह दे दिए इसका। वस्तु हमेशा बाईं ओर लेते हैं, लेफ्ट साइड में, और प्रतिबिंब के स्थिति का निर्धारण करते हैं। इसमें भी सी लेंगे, और ये रहा एफ, और यहां पर पी है। अब इसमें वस्तु को रखते हैं, कहीं भी रख देंगे एक वस्तु को, मुख्य अक्ष के समांतर लाते हैं इसका प्रकाश किरण, बराकार में थोड़ा वस्तु रखते हैं क्योंकि प्रतिबिंब इसमें बनेगा वस्तु से छोटा। ठीक है, अब इसके पहले अवतल दर्पण में जो दो आलेख खींचे थे, दो रेखाएं खींचते हैं वस्तु से, ये भी वस्तु रखे है ना, ऐसे दो रेखाएं लेते हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर जो गुजरती है कहां से, फोकस से। तो फोकस दर्पण के पीछे है ना, तो इसलिए काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से खींचेंगे, गुजरती मालूम पड़ती है इधर। अब दूसरी रेखा खींचते हैं जो गुजरेगी कहां से, सी से। दूसरी रेखा सी से गुजरेगी, तो दूसरी रेखा यहां से हम सी को मिलाते हुए लेते हैं, और ये दूसरी रेखा और पहली दोनों रेखाएं जिस स्थान पर प्रतिच्छेद कर रही है वहां पर प्रतिबिंब बन गया। तो रहा A1 B1, ये देख रहे हैं प्रतिबिंब, ये था वस्तु का आकार, यह है प्रतिबिंब का आकार, बिल्कुल वस्तु से छोटा बन रहा है। ए ऊपर है, इसका भी A1 ऊपर है, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। ठीक है, तो क्लियर लिख देना है इसमें प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ए बी, ये हो गया डी। अब उत्तल दर्पण में
उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, क्योंकि एक ही स्थिति होती है इसलिए कहीं स्थान नहीं बोलेंगे, दर्पण के सामने ही रहेगा ना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी अर्थात जिसे कहते हैं काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। सीधा बना है, आभासी बना है, वस्तु से छोटा बनता है। ये देख रहे हैं चित्र में, ये भी तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बनता है। याद रखें, जब ये आभासी प्रतिबिंब की बात होगी तो वो दर्पण के पीछे बनेंगे। इस तरह से उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में आर और एफ के बीच के संबंध को बताएंगे, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के वक्रता त्रिज्या में संबंध बताएंगे। साथ में दर्पण के सूत्र जिसे 1/u + 1/v = 1/f कहते हैं, उसके प्रमाणिकता को देखेंगे। ठीक है, तो आर एफ में संबंध जानना है और यू भी और एफ के बीच के संबंध की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।